हाय गाइस। तो आज के लेक्चर से हम मॉडर्न फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। और मॉडर्न फिज़िक्स का जो पहला यूनिट है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे, जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा, वो रहेगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस लेक्चर के अंदर हम सारा एनसीईआरटी और जेई से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे वो भी, और नीट के रिलेटेड जितने कंसेप्ट होंगे वो सारे इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में मैं पहले बता देता हूँ हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या, पहली चीज़। और कुछ ग्राफ स्टडी करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला ग्राफ होगा करंट वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ। और दूसरा जो ग्राफ हम स्टडी करेंगे वो होगा हमारा करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ। इसमें दो ग्राफ्स और होते हैं, पर अब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो है एक फिनोमिनन होता है। इस फिनोमिनन को सबसे पहली बारी ऑब्जर्व किया गया था ईयर 1887 में। और ऑब्जर्व किया गया था, हेनरिच हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इफ़ेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पहली बार। तो उन्होंने क्या देखा था कि वो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे रेडियो वेव्स के ऊपर। तो रेडियो वेव्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते करते उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को इस फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो क्या ऑब्जर्व किया था, वो मैं बताता तुम्हें। कि उन्होंने देखा था कि जब भी एक मेटल प्लेट होती है हमारे पास, मेटल प्लेट के ऊपर किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराई जाए, मान लो मैं म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा देता हूँ इस पर, तो इस मेटल प्लेट के अंदर से ना एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, जो कुछ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। तो ये तो उन्होंने सबसे पहली बार ही देखा था। ये मेरी मेटल प्लेट है और ये मेरी मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब ऐसी लाइट जिसकी सिर्फ एक वेवलेंथ है, मतलब सिर्फ सिंगल वेवलेंथ है जिस रे की, उसकी बात करें हम। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर गिराया जाता ना, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता। तो उन्होंने इस फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया और फिनोमिनन को नाम दिया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यही नाम क्यों दिया, तो इस फिनोमिनन का जो पूरा मतलब इसके अंदर जो हो रहा, वो चीज़ इसके नाम में ही छुपी हुई है। तो सबसे पहले फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट, और इलेक्ट्रिक यानी कि करंट, यानी कि लाइट डालने पे करंट की जनरेशन होती है, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, उसका वो इफेक्ट, उस फिनोमिनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा कहा गया। तो हम इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो उन्होंने इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया, फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन, phenomenon of ejection of electron from a metal plate when a monochromatic light of a particular frequency
इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। यानी कि जब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की जब हम मेटल प्लेट के ऊपर डालते तब एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता, और इस इफेक्ट का नाम क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तो हमने देख लिया, ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया था हर्ट साइंटिस्ट ने 1887 में, और उसकी तो डेफिनेशन देख ली। अब हम बात करते हैं कि इसका सेटअप ये देखने में कैसे दिखता है, मतलब इसका सेटअप क्या। ठीक है, तो हम नीचे चलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेटअप की। तो टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो तो सेटअप में पहले से ही ड्रॉ करके लाया था, उसको मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और इधर मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो चलो हम इस सेटअप की बात करते हैं। अब ये कुछ सेटअप होता है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसके अंदर दो मेटल प्लेट्स रखी जाती हैं, जिसके अंदर जो ये होती है, ये होती है मेरी कैथोड। ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है। फोटो सेंसिटिव प्लेट है मेरी। अब फोटो सेंसिटिव प्लेट से क्या मतलब है मेरा कि मतलब ये ऐसी मेटल प्लेट है जिसके ऊपर एक इंसिडेंट करूँगा रे मैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये मेरी फोटो सेंसिटिव प्लेट है, ये कैथोड है। ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज। और ये मेरी एनोड है। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और एक मेरे पास एमीटर है, एक मेरे पास बैटरी है, और एक मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, तो इस सेटअप के अंदर क्या होता है कि ये मेरी विंडो दी हुई है। इस विंडो से ना जो लाइट है, रेडिएशन है, उसको मैं इंसिडेंट करूँगा इस मेटल प्लेट के ऊपर। तो इस मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट करने से रेडिएशन को मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं और इधर पॉजिटिव प्लेट है तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे, तो मेरे पास इस पूरे सर्किट के अंदर करंट की जनरेशन होगी। तो मैं इसको एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। एक मिनट बस। तो मान लेते हैं कि यहाँ से मैं कुछ रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा हूँ इस मेटल सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब इस मेटल सरफेस के ऊपर मैंने रेडिएशन इंसिडेंट किए, तो यहाँ से मेरी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर को आए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स मेरी एनोड की तरफ मूव किया। ठीक है, यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर इस तरफ है तो मेरी ऑब्वियसली करंट का फ्लो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में मेरा करंट चलेगा, और एमीटर के अंदर मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया था, ये तो बेसिक जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी वो ये थी। उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि जब हम विंडो से ना रेडिएशन गिराते हैं, कुछ म्यू फ्रीक्वेंसी की, तो मेरे पास एमीटर के ऊपर कुछ करंट की रीडिंग आती है। तो उन्होंने देखा कि ये करंट रीडिंग कैसे आ सकती है। तो उन्होंने कहा, जो इसका एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन दी कि ये मेरे पास फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी गिराने से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स
इस सर्किट में ट्रैवल करते हैं, जिसके कारण करंट जनरेट होता है और मेरे पास एमीटर पे इसकी वो वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देता हूँ। इसको मतलब ये तो इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरी मेटल प्लेट है और यहाँ पे एक मेरी बैटरी कनेक्टेड है, इधर एक एमीटर है, एक वेरिएबल रजिस्टर है और इधर मेरी दूसरी प्लेट है। ठीक है, ये मेरा रजिस्टर है और ये मेरी ये मेरी कैथोड है और ये मेरी एनोड है। ये कुछ इस टाइप का सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, इसको ट्यूब में डाल देना। तो ये मेरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ग्राफ्स की ओर, कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली थी उसकी तरफ हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि कुछ शॉर्टकट जैसे तुम्हें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताऊँगा कि इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे पास एक मेटल प्लेट दे रखी है। ठीक है, ये मेरी एक मेटल प्लेट है और इसके ऊपर मैं कुछ लाइट रेज इंसिडेंट करवा रहा हूँ। इनकी फ्रीक्वेंसी म्यू है। अब कहते हैं कि जो मैं अगर 10 लाइट रेज इंसिडेंट कराता हूँ, 10 रेज इंसिडेंट करवाने पे मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन बाहर को मूव करता कुछ v वेलोसिटी से। ठीक है, कुछ v वेलोसिटी से मेरा इलेक्ट्रॉन मूव करता आगे। एक मिनट रुकना बस। तो 10 रेज की अगर डालता हूँ, इंसिडेंट करता हूँ मैं अपनी मेटल सरफेस पे, तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता। और यही अगर मैं 20 रेज डालूँगा तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सिमिलरली 30 रेज डालूँगा तो मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ये जो नंबर ऑफ रेज है ना, ये नंबर ऑफ रेज रिप्रेजेंट कर रही है मेरी इंटेंसिटी को, कि मैं कितनी नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट कर रहा हूँ मेटल प्लेट के ऊपर। वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है मेरी इंटेंसिटी को। अब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेरे इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैं तुम्हें बतानी थी ग्राफ एक्सप्लेन करने से पहले। तो एक चीज़ और तुम्हें बताता हूँ कि अगर तो मैं दो तरह की लाइट डाल रहा हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक चीज़ तुम्हें बताऊँगा मैं। फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होते हैं ना, फ्रीक्वेंसी ना लाइट की रेडिएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। रेडिएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम जैसे देखोगे तुम्हारी गामा रेज होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो बहुत हाई होती है। सिमिलरली उनकी जो एनर्जी है वो भी हाई होती है। यानी कि गामा रेज की बात करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है एंड उनकी एनर्जी भी हाई होती है। और अगर उसी टाइम पे तुम दूसरी वेव्स की रेस की बात कर लो, जैसे रेडियो वेव्स वगैरह होगी, तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है कम होती है, तो एनर्जी भी कम होती है।
जैसे रेडियो वेव वगैरह होगी, ठीक है। तो तुम्हें बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ इससे, कि जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है ना, वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया, मैं ये एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। कि मान लो मैंने ले ली एक मेटल प्लेट, और इसके ऊपर मैंने दो लाइट रेज इंसिडेंट की। एक की थी फ्रीक्वेंसी म्यू 1, और दूसरी लाइट रे ले लो, इसकी थी म्यू 2, ठीक है। अब जो म्यू 1 की फ्रीक्वेंसी है ना, वो ज़्यादा म्यू 2 से, तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों से ही बाहर आएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो दोनों से बाहर आ रहा है, वो कुछ v2 और v1 वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है। अब v1 की वैल्यू v2 से ज़्यादा। अब वेलोसिटी की टर्म्स में ना बात करें तो एनर्जी की टर्म्स में बात करते वो बेटर रहेगा। मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन ये, ग्रीन वाली रे से आ रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 2 मान लेते हैं, और जो फर्स्ट वाली रे से आ रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 मान लेते हैं। अब मैंने क्या कंसिडर किया कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है म्यू 1 की, वो ज़्यादा है म्यू 2 से, तो जो सिमिलरली मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि वो जो इजेक्ट हुआ उसके ऊपर उस जो रे जिस रे के कारण वो इजेक्ट हुआ उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी ज़्यादा थी, यानी कि उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे पहले बतानी थी। अब हम ग्राफ्स पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं हम, जो कि है करंट करंट वर्सेस इंटेंसिटी का कर्व, ठीक है। तो ये भी मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, इसको भी मैं पिक कर लेता हूँ, ये रहा। तो ये मेरा करंट वर्सेस इंटेंसिटी का कर्व है। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। अब इसका तुम्हें एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो मान लो तुम्हारे पास एक मेटल प्लेट है, ठीक है। ये मेरी मेटल प्लेट है, मेटल सरफेस है, मेटल प्लेट। अब ये जो मेटल प्लेट है, मान लो कि इनिशियली मैंने इसके ऊपर किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट नहीं की। अब अगर कोई भी मैं रेडिएशन की नई इंसिडेंट कर रहा हूँ, मतलब कोई भी रेडिएशन नई इंसिडेंट हुई है, तो इसके ऊपर से कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नहीं इजेक्ट होगा, है ना। तो यानी कि नो रेडिएशन, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर मैंने एक कंडीशन लेकर चलते कि मान लेते कि हम 10 रेडिएशन डाल देंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो मेरा एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने तो क्या किया, मैंने 10 रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट की, तो इसके अंदर से क्या हुआ,
एक ना इलेक्ट्रॉन आ गया बाहर, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ गया, ठीक है। फिर मान लो मैंने अगली बार, ये तो मैंने पहले फर्स्ट टाइम किया, अब मैंने अगली बार फिर से 10 रेज गिराई और 10 रेज इंसिडेंट की, तो अगली बार मतलब 20 रेज इंसिडेंट की। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, क्योंकि मतलब जितनी ज़्यादा तुम्हें बताया था कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ रेज इंसिडेंट ज़्यादा करेंगे, जैसे जैसे उनकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन बाहर आते जाएंगे, है ना। तो सिमिलरली जब हम 20 रेडिएशंस को इंसिडेंट करते हैं तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। 30 रेडिएशंस को मैं इंसिडेंट करूँगा तो मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली सो ऑन, कि मतलब जैसे जैसे मेरी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि जितनी ज़्यादा रेडिएशंस में डालता जाऊँगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेरे इजेक्ट होते जाएंगे, है ना। अब मान लो मैं 1000 रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा हूँ एक ही बारी में, तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स, नहीं 1000 नहीं, 10 पे एक हो जाता तो 1000 पे 100 हो जाएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे है कि अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा करंट भी चलेगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा हैं तो मेरा करंट भी तो ज़्यादा होगा, है ना। तो ये जो ग्राफ है ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि अगर मेरे करंट और इंटेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इंटेंसिटी को अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो जो मेरा करंट है ना वो भी बढ़ता जाएगा। इसको हम ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसके थ्रू भी मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। ये था ना हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, तो इसके अंदर जब मैं रेडिएशंस जो है बढ़ाता जाऊंगा इस सरफेस के ऊपर, इस मेटल प्लेट के ऊपर, फोटो सेंसिटिव प्लेट जो है इसके ऊपर, अगर मैं रेडिएशन बढ़ाता जाऊंगा, ढेर सारी रेडिएशंस डालूंगा एक ही बारी में, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जब एनोड को रीच करेंगे तो उतना ही ढेर सारा करंट जनरेट होगा, और वो हमारे एमीटर के अंदर शो होता जाएगा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा करंट क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये तो था मेरा फर्स्ट वाला जो था मेरा ग्राफ, ये वो था करंट वर्सेस इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन, कि वो डायरेक्टली वेरी करता है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे मेरा भी करंट भी बढ़ता जाता है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं हम अब, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो है मेरा कर्व वो है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का। तो हम नीचे चलते हैं। अगला वाला कर्व किस में मेरा, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ग्राफ भी मैंने पहले से ही बना के रखा था, तो उसको भी मैं इधर ले आता हूँ। एक मिनट बस। तो ये मेरा था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इसके साथ मुझे वो भी जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और नीचे ले जाते हैं, ठीक है।
तो ये था मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप और ये मेरा कर्व है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो करंट है ये क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये तो बैटरी के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड बाय बैटरी। बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट है ये। और साथ में करंट की एमीटर जितना मुझे करंट की रीडिंग दिखा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस ग्राफ मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कुछ ऐसा सा ग्राफ आ रहा था। तो हम देखते हैं कि कैसे मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करेंगे इसको, पॉइंट वाइज ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये ए पॉइंट है, इसको मैं ध्यान से लिखता हूँ। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। और एक सैचुरेशन करंट आ जाता है, यानी कि जिसके बाद करंट की वैल्यू बढ़ती नहीं है, वो मेरा सी पॉइंट है, ठीक है। तो हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं सबसे पहले तो मैं बात करूँगा ए पॉइंट से। हम स्टार्ट करते हैं कि ए पॉइंट की एक्सप्लेनेशन क्या है। तो हम सबसे पहले इस कर्व पे आ जाते हैं, मतलब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे आ जाते हैं। अब ध्यान से देखें तो कह रहा है कि जब मैं मतलब बैटरी का पोटेंशियल ज़ीरो करता हूँ ना, ये मेरा पॉइंट है जहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल है 0 वोल्ट्स। तो बैटरी का पोटेंशियल जब मेरा 0 वोल्ट होता है ना, तो तब मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ करंट आती है, ठीक है। तो हम चलते हैं इस सेटअप पर। अब सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने ना कुछ रेडिएशन ली और इंसिडेंट कर दी इसके ऊपर। मैं अपनी फ़ोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर कुछ फ्रीक्वेंसी जिसकी कुछ रेडियन जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है वो इंसिडेंट कर रहा हूँ। अब इंसिडेंट की तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, कुछ, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इजेक्ट हुआ और ये मतलब इनिशियली पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यानी कि ये वाली जो प्लेट है मेरी पॉजिटिव प्लेट, ये इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रही है। अब तुमको मैंने बताया था कि जब, एक सेकेंड, जब भी हम कुछ फ्रीक्वेंसी गिराते हैं इस मेटल प्लेट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं जो कुछ अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी कुछ वी वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं इस प्लेट के बाहर, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करें। वो हो सकता है कि प्लेट की तरफ इधर मूव कर रहा हो, क्या पता ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाली साइड को मूव कर सकता, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली साइड को मूव कर रहा, ये इधर को चला गया, ये कुछ आगे प्लेट की तरफ चले गए, ये वापस ऊपर टकरा गया। मतलब रैंडमली डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो इनिशियली जब मेरा ज़ीरो पोटेंशियल है ना, मैं कोई पोटेंशियल लगाया ही नहीं है, तो इस प्लेट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इस प्लेट पर पहुंच जाते हैं पर सारे इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पर नहीं पहुंचते, यानी कि ज़ीरो पोटेंशियल लगाने पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर रीच करते हैं जिनके कारण कुछ करंट जनरेट हो जाता इनिशियली। तो जब मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी डाली तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट हुए ना वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फैल गए। अब उनमें से कुछ डायरेक्शन, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो बिल्कुल जो मेरी एनोड है ना उसके ऊपर चले जाते हैं और एनोड के ऊपर जाने के कारण इस सर्किट में करंट जनरेट करते हैं। और इस सर्किट में करंट जनरेट होने के कारण एमीटर कुछ रीडिंग शो करता है कि हाँ इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट तो आ रहा है जब मेरा पोटेंशियल 0 वोल्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया केस ए। केस ए, ठीक है। अब मैं केस बी की बात करता हूँ। ऐसा करते हैं, इसको ना ऐसे ही उठा लेते हैं यहाँ से और ऊपर पेस्ट कर देते हैं ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये मैंने उठा लिया
ये मैं उठा के ना इधर पेस्ट कर देता हूँ। ये तो मेरा केस ए हो गया, ठीक है। ये मेरा केस ए है, इस लाइन को हटा देते हैं इधर से। ये तो मैंने केस ए की बात की कि जब मेरा पोटेंशियल ही 0 वोल्ट के बराबर है ना। ये मेरा पोटेंशियल कितना, 0 वोल्ट्स। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं और यहीं से बना लेते हैं कि अपना केस बी। तो केस बी क्या बताता है, केस बी बताता है जब मैं बैटरी को उल्टा लगा देता हूँ, यानी कि बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करता हूँ ना, बैटरी को उल्टा लगा देता हूँ, तो तब मेरा करंट ज़ीरो हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं कि बैटरी को उल्टा लगा के करंट ज़ीरो कैसे हो जाता है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं, केस बी की बात कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, केस बी की। इधर बी कर देते, ठीक है। ये मेरा केस बी की बात कर रहा हूँ मैं। तो केस बी के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। दोबारा बना लेते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मेरी मेटल प्लेट है। एक मिनट बस, इसको कॉपी कर लेते हैं बस, ठीक है। तो ये है मेरी मेटल प्लेट है। और केस बी क्या मेरा बताता है कि जब मैंने बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस किया, तो मेरा करंट ज़ीरो हो जाता है। नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है, नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं कि जब मैंने म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे गिराई तो मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, ठीक है। ये मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन से ये मेरे जनरेट हो गए। अब ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट तो हो गए और ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अभी। ये कुछ इधर, कोई इस प्लेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा, कोई इधर मूव कर रहा, ठीक है। पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा है। नेगेटिव पोटेंशियल का क्या मतलब है कि जो ये वाली प्लेट है अब ये नेगेटिवली चार्ज है। ये वाली प्लेट मेरी नेगेटिवली चार्ज है जबकि ये वाली प्लेट मेरी पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव पोटेंशियल लगा रखा है और पीछे वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये वाली प्लेट अट्रैक्ट करेगी, पीछे वाली प्लेट, है ना। अट्रैक्शन पीछे वाली साइड को होगा। सारे इलेक्ट्रॉन मूव तो आगे कर रहे होंगे पर अट्रैक्ट पीछे कर रहे हो। तो एक टाइम आएगा, मतलब जब इनकी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन था उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी के ई नॉट, के नॉट मान लेते हैं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से चल रहा है के नॉट। और ये ना इधर की ओर बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, पर पीछे वाली साइड का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, पोटेंशियल वी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी जो पीछे की तरफ काम कर रहा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसकी सारी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो ख़त्म हो जाएगी पीछे वाले पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और ये इलेक्ट्रॉन जाके रुक जाएगा। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसको कि इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के आई लिख देते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पर फिर भी ये इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये तो पहले ही कहीं पर रुक जाएगा और रुक के बैठ जाएगा कहीं पे, और ये कहेगा मैं आगे मूव नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं, वो तो सारी ख़त्म हो गई। और ये वाला इलेक्ट्रॉन सबसे आगे तक पहुंचेगा पर फिर भी इस प्लेट को रीच नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इस सर्किट में करंट जनरेट नहीं होगा। तो ये जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा कि एक
पर्टिकुलर पोटेंशियल लगाने पे, नेगेटिव पोटेंशियल लगाने पे भी ना जो करंट है वो सर्किट का रुक जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भी अगर मेटल प्लेट को पहुंच जाएगा तो करंट चल पड़ेगा। अब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो सबसे ज़्यादा है, फिर भी हमने इतना पोटेंशियल लगा दिया कि वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ना उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले ही ख़त्म हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, वो अपनी जो हमारी प्लेट है, एनोड वाली प्लेट है, उसको रीच नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारा कोई भी करंट नहीं चलता, क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो इधर पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो बीच में ही रास्ते में ही रुक जाता है। तो इसलिए ये जो बी पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल लगाने पे मेरी जो करंट है वो नहीं चलता, यानी कि एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल लगाने पे मेरा करंट रुक जाता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं केस 3 यानी कि सी पार्ट की, सी पार्ट की बात करते हैं। तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ फिगर को, ये मैंने पहले ही मतलब कॉपी कर ली थी, एक सेकेंड। अरे अब हम बात करते हैं केस 3 की। अरे ये क्या हो गया, चलो। तो थर्ड केस की बात कर लेते हैं, सी केस की, सी केस सी की। अब हम पहले ग्राफ पे चलते हैं और देखते हैं के सी क्या है। के सी हमको बता रहा है एक पर्टिकुलर पोटेंशियल वी लगा, अगर लगा रहे हैं हम, और उसके बाद चाहे पोटेंशियल इंक्रीज़ भी करते जा रहे हैं ना, तो तब भी करंट का वैल्यू कांस्टेंट ही रह रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को रीच कर चुका है जिसके बाद करंट इंक्रीज़ नहीं कर रहा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, करंट की वैल्यू एक मैक्स वैल्यू तक पहुंच गया, उसके बाद वो चीज़ को इंक्रीज़ नहीं हो रही, करंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इसका हम देखते हैं क्या लॉजिक है। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरा रहे हैं, यानी कि जब हम इस ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं ना, तो इस ग्राफ में हम सिर्फ वेरी कर रहे हैं किसको, करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को। हमारा क्या 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 वेरी हो रहा है, सिर्फ मेरा एक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है मेरा। बाकी जितनी भी चीज़ें जैसे कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो ना आर कांस्टेंट, वो दोनों हम कांस्टेंट रख के ये दोनों चीज़ें देख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें वेरी कर रहे हैं। अब तुम्हें मैंने पहले बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो कांस्टेंट है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उस फ्रीक्वेंसी से, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी जितने तक मैं अपनी मेटल प्लेट को चेंज नहीं करता। और इंटेंसिटी कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं 10 रेज गिरा रहा हूँ और उस पर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो मैं हमेशा 10 रेज पे एक ही 10 रेज ही गिराऊंगा। तो उसका मतलब ये है कि मतलब इंटेंसिटी भी मेरी कांस्टेंट है। तो हम केस चलते सी केस पे, और हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं हम। तो इसके अंदर क्या था कि हमने कहा कि मेरी जो करंट है ना वो कांस्टेंट हो जाता है एक टाइम के बाद। तो देखते हैं क्यों कांस्टेंट हो जाता। तो हम चलते बेसिक से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इंसिडेंट कर दिया अपनी फ़ोटो सेंसिटिव प्लेट पर। अब ये जो है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और इंटेंसिटी इंटेंसिटी भी मेरी क्या कांस्टेंट है ना। यानी कि अगर मैं मेरे अगर 10 रेज ही गिराऊंगा बस, उससे ज़्यादा मैं रेज गिराऊंगा ही नहीं।
ठीक है, और 10 रेज़ ही गिराऊंगा हमेशा मैं। ठीक है, 10 रेज़, या फिर मैं अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो 20 रेडिएशन गिराऊंगा, 30 रेडिएशन गिराऊंगा, पर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेडिएशन ही गिराऊंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रखूँगा। ऐसे नहीं पहले एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाल दी, उसके बाद मेरा मन कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बदल दी, तो वो नहीं मैं करूँगा। हम जब भी ग्राफ स्टडी करते हैं तो दो चीज़ें वेरिएबल रखते हैं और बाकी के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको कांस्टेंट रखते हैं, और एक पैरामीटर की डिपेंडेंसी देखते हैं दूसरे पैरामीटर पे कैसे चलती है। तो इसके अंदर मेरी फ्रीक्वेंसी और मेरी इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि अगर मेरे, मान लो मैंने ढेर सारी रेज गिराई और मेरे उससे 3 इलेक्ट्रॉन्स निकले बस, चलो 5 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। ठीक है, मेरे 5 इलेक्ट्रॉन्स निकले उससे, और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की गिराई कि यानी कि सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो मैक्सिमम है। तो मान लेते हैं ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाली दीवार की तरफ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसकी सारी इस साइड पे है, और ये इधर को जा रहा है रैंडम डायरेक्शन में इन सभी की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। अब मैं कुछ एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगा रहा हूँ, और मतलब एक ऐसी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल लगा रहा हूँ, मान लेते हैं V0 वैल्यू डाल रहा हूँ पोटेंशियल की, जिसके कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इसको मान लेते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ना मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, और वह कितना K0। इसने तो यहाँ तक रीच कर ही जाना है ये वाले इलेक्ट्रॉन ने, पर मान लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी है, पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा पोटेंशियल लगा दूंगा ना इसमें कि इतने ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ना ये प्लेट सभी इलेक्ट्रॉन्स को, इसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ा दूँ, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता जाऊँगा, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा बढ़ा दूंगा ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर को जा रहा है ना वो भी इस साइड जाना शुरू हो जाएगा, ये भी इस साइड जाना शुरू हो जाएगा, ये तो इस साइड जा ही रहा, और ये भी इस साइड जाना शुरू हो, मतलब सारे ही इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मेरी इस प्लेट पे पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन पावर बढ़ा दी है मैंने एनोड की कि जितने इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भी जा रहे थे ना वो भी क्या देख रहे हैं कि अच्छा एनोड बुला रहा है, चलो उसकी तरफ चलते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी रैंडम डायरेक्शन में चल रहे वो सारे एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर हो रहे थे ना वो सारे इधर पहुंच जाते हैं। तो अब जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 के 5 ही इसी जगह पे पहुंच गए, एनोड के ऊपर पहुंच गए। तो पाँचों के कारण करंट जनरेट होगा, मान लेते हैं I0। ठीक है, अब क्या किया कि मैंने इंटेंसिटी मेरी कांस्टेंट थी, फ्रीक्वेंसी मेरी कांस्टेंट थी, यानी कि मैंने फिर से उतनी ही इंटेंसिटी की रेज़ गिराई, यानी कि अगर पहले मैंने 50 रेज़ गिराने पे मेरे 5 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए थे, मैंने फिर से 50 रेज़ गिराई और फिर से मेरे 5 ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, और वो पाँचों के पाँचों इस प्लेट पर पहुंच गए उस V0 पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद। तो यानी कि जो मेरा करंट है ना वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमेशा 5 ही इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं उस पर 50 रेज़ डालने पे, क्योंकि मैं 50 रेज़ से ऊपर डालने से, क्योंकि मेरी इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन्स ही जनरेट होते हैं, वो पाँचों के पाँचों अगली प्लेट पर पहुंच जाते हैं, है ना। तो यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी लगाने पे, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर मैं जितनी भी रेज़ गिराता हूँ उससे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं ना वो सारे मेरे उस प्लेट पे पहुंच जाते हैं। अब ये तो मेरी मिनिमम वैल्यू थी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब मैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहे जितनी मर्जी बढ़ा दूँ ना, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू थी इस पे सारे पहुंच रहे, तो चाहे इससे जितनी मर्जी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूँ ना, मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वो सारे उस प्लेट पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो ये जो मेरा है ना, ये जो मेरा सी केस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मेरे 5 इलेक्ट्रॉन, 50 मतलब मान लेते 50 रेडिएशन डालते कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते जनरेट होते हैं, तो वो पाँचों के पाँचों इस पोटेंशियल डिफरेंस पे, इस जगह पे, इस पोटेंशियल डिफरेंस पे वो पाँचों के पाँचों कहाँ पे मेरी एनोड पे पहुंच जाते हैं, जिसके कारण करंट जनरेट होता। तो उसके बाद मैं चाहे जितना मर्जी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता जाऊँ, मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंचेंगे
और पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी जितनी मर्जी पोटेंशियल डिफरेंस में बढ़ा दूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कर्व कुछ इस तरह का आता, और वो तुम्हें 3 केसेस की हेल्प से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में हम इतने रखते हैं। अभी 2 कर्व्स और पढ़े हैं, जिसमें से एक है फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस का, और साथ में एक काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का भी एक कर्व है, तो वो हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारा जितना भी मैंने समराइज़ कर देता हूँ, सारा जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है हम। तो स्टार्टिंग में हम चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट 1887 में हर्ट्ज़ ने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था, और इसको फोटो इलेक्ट्रिक नाम दिया, और उसकी ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को एक्सप्लेन किया, जिसके अंदर कुछ रेडिएशंस आती हैं, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंचते हैं, जिसके कारण हमारा करंट जनरेट होता है, और एमीटर में हमारी रीडिंग आती है। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बताई जिससे तुम्हें ग्राफ समझना आसान हो जाएगा, कि जो इंटेंसिटी है वो मेरी नंबर ऑफ़ रेज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मतलब अगर मैं 10 रेज गिरा रहा हूँ तो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, 20 रेज गिरा रहा हूँ तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, 30 रेज गिरा रहा हूँ तो मेरे 3 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। तो मतलब जितनी इंटेंसिटी जो है ना, वो हमारी नंबर ऑफ़ रेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कि हम मतलब जो हमारी मतलब मान लेते हैं जैसे हमारी ढेर बड़ी सी सेना, और फ्रीक्वेंसी रेस मतलब रेडिएशन की एक बड़ी सी सेना, तो उसके अंदर जितनी ज़्यादा सेना होगी वो अटैक कर रही है, और उतने ज़्यादा ही मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है ना जनरेट हो रहे हैं। मतलब इस तरह से तुम अब देख सकते हो, एग्जांपल दे तुम्हें। तो सिमिलरली जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है उतना उससे उतनी ही एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर, काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। उसके बाद तुम्हें करंट वर्सेस इंटेंसिटी का कर्व बताया, जिसके अंदर करंट और इंटेंसिटी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा ही करंट तुम्हारा जनरेट होगा। और फिर तुम्हें करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का जो कर्व है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।